स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो इधर जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है, इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री और गोल्स हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि हिस्ट्री क्या है ओएस की, और गोल्स क्या है। गोल्स का मतलब क्या है कि इसने काम कौन कौन से करने हैं, क्या इसकी वर्किंग है। ये मेन फीचर है। हिस्ट्री भी आपको थोड़ी बहुत मैंने बताई थी, एक दफ़ा मैं रिकॉल कर देता हूँ। हिस्ट्री सिंपल सी है कि जो हमारे पास स्टार्ट हुए थे ऑपरेटिंग सिस्टम, वो स्टार्ट हुए थे कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम थे। जैसे ये मैंने अभी आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया है, तो ऐसे हमारे पास सिस्टम थे, हमें हर काम कमांड लिखे करना पड़ता था। जैसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल एक कमांड लिखता हूँ, अ, ऐसे काम लिखा, और हर कमांड लिखे काम किया, और आगे से हमारे पास एक्शन परफॉर्म हो रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क चेक करनी है, स्टोरेज जो सेकेंडरी स्टोरेज है, तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि मेरे पास अभी दो हार्ड डिस्क शो हो रही हैं। एक इसमें एसएसडी लगी हुई है, और एक इसमें M2 लगी है जिसके अंदर ये विंडोज इंस्टॉल हुई है। तो ये सारा काम मैं कमांड लिख कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास कहलाते थे कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, CLI। फिर सेकंड थे जो इसके रिप्लेसमेंट में थे, वो थे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो भी आपको सामने नजर आ रहा है कि हर काम हमें डबल क्लिक किया और काम परफॉर्म हो गया। आइकन नजर आ रहे हैं, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज आ गई। मतलब इसमें हमें कोई कमांड वगैरह याद नहीं करनी पड़ती। एक और टाइप भी थी जिसको हम कहते थे मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस हमारे पास किस तरह के होते थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम कंप्यूटर की बायोस को ओपन करते हैं, तो कंप्यूटर की बायोस में हमारे पास, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बायोस आती है सबसे पहले। तो बायोस में हमारे पास कुछ इस तरह करके मेन्यूज आ रही होती हैं। एक मेन्यू को ओपन किया, उसके आगे फिर एक सब मेन्यू आ गई, उस मेन्यू को ओपन किया, फिर उसके आगे सब मेन्यू आ गई। तो वो इस तरह करके हमारे पास इंटरफेस हुआ करते थे। वो थे मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, लेकिन बाद में इनको मर्ज कर दिया था ग्राफिकल इंटरफेस के साथ ही। तो ये इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री है। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है, वो इस आउटलाइन का जो नेक्स्ट पॉइंट है, एवोल्यूशन ऑफ मल्टी यूजर सिस्टम्स। इसको हमने आज देखना है कि ये एक्चुअल में मल्टी यूजर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, और मल्टी यूजर सिस्टम एक्चुअल में होते क्या हैं। इनको देख लेते हैं हम। ये हमारे पास मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में हमारे पास मल्टी यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अगर आप थोड़ा सा जो कंप्यूटर की वर्किंग होती है अगर उसको थोड़ा सा रिकॉल करें, तो हमारे पास दो मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल, और एक हमारे पास होता है पीयर टू पीयर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, और एक या दो सर्वर हैं जो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ फॉर एग्जांपल यूट्यूब की, तो यूट्यूब एक्चुअल में क्या है कि इसका सारा डाटा पड़ा हुआ है एक सर्वर के ऊपर। हम क्लाइंट्स हैं, हमने यूट्यूब को ओपन किया, हमने कोई किसी वीडियो का हमने कोई नाम लिखा, कोई हमने उसके कीवर्ड्स लिखे, हमारे सामने वीडियो आ गई। एक्चुअल वीडियो पड़ी हुई कहाँ पे है, सर्वर पे पड़ी हुई है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि वो यूट्यूब सिर्फ एक टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई वीडियो ओपन किया, तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही यूट्यूब ओपन कर रहा था। पॉसिबल है कि उस टाइम पे यूट्यूब को हजारों लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये क्या चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है मल्टी यूजर सिस्टम। एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा सिस्टम जो मल्टीपल यूजर को साइमल्टेनियसली अवेलेबल हो, साइमल्टेनियसली उसको इस्तेमाल कर सकती हो। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या। यहाँ पे जिस तरह ये बता रहा है कि एक हमारे पास सर्वर है, और इस सर्वर को नंबर ऑफ यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं सेम टाइम के ऊपर। इस सर्वर में जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है उसको मल्टीपल यूजर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास यूजर वन है, ये सेकंड यूजर है, ये थर्ड यूजर है, और ये सारे इसी सर्वर से कोई डाटा इस पे स्टोर कर रहे हैं, या फिर इधर से डाटा को रिट्रीव कर रही है। लाजमी नहीं यूज करने का मतलब डाटा सिर्फ हासिल ही कर रहे हैं, पॉसिबल है डाटा कुछ अपलोड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब मैं यूट्यूब को तो इस्तेमाल कर रहा हूँ। यूट्यूब एक्चुअल में क्या है कि दूसरे लोग शायद उसमें वीडियोस देख रहे हूँ, लेकिन मैं किसी एक गिवन टाइम के अंदर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में यूट्यूब को इस्तेमाल ही कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब डाटा स्टोर कर रहा हूँ। लेकिन कोई और पर्सन होगा, पॉसिबल है वीडियो को देख रहा हो, तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो डाटा को रिट्रीव कर रहा है। इसलिए यहाँ पे एरोज हैं, ये दोनों तरफ है कि डाटा सर्वर से आपके कंप्यूटर में भी आ सकता है ऐसे, और डाटा आपके कंप्यूटर से सर्वर की तरफ भी जा सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल इसकी देखते हैं कि डिटेल में ये क्या बता रहा है।
अच्छा, इसमें कह रहा है अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट परमिट्स, परमिट्स होता है अलाउ करना, permits several user to access a single system running to a single operating system। इस कंप्यूटर को अलाउ कर रहा है कि वो मल्टीपल यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सके। यहाँ पर इसको अगर उल्टी साइड से पढ़ें तो मल्टीपल यूजर को अलाउ कर रहा है कि वो एक कंप्यूटर को एक्सेस कर सकें। अब कंप्यूटर को एक्सेस हम जब करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हम कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। जब मैं यूट्यूब को या मैं फेसबुक को ओपन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई पहले मैंने वीज़ा लगवाया और मैं अमेरिका पहुंचूँ और वहाँ पे जाके मैंने फेसबुक को एक्सेस किया है। मैं यहाँ पे बैठकर अमेरिका में मौजूद किसी कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा हूँ, फेसबुक को एक्सेस कर रहा हूँ या फिर यूट्यूब को एक्सेस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं इस चीज़ को वर्चुअली एक्सेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट बता रहे, these systems are frequently quite complex and they must manage the task that various user connected to them require। कहता है ये जो सारे सिस्टम हैं ये ऐसे होते हैं कि जो, ये नहीं कि बहुत स्लो हैं या बहुत ओल्ड हैं या बहुत, तो कह लो कि हमारे पास ऐसे सिस्टम है जो वर्किंग ही नहीं कर सकते, जो हैंग हो जाते हो। ये सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं, ऐसे सिस्टम होते हैं जो फास्ट होते हैं, जो मल्टीपल यूजर को डील कर सकते हो, जो मल्टीपल यूजर्स की रिक्वेस्ट को डील कर सकते हो, और जो फास्ट हो, और जो जिनकी वर्किंग बहुत अच्छी हो, जिनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत अच्छी हो, जो मल्टीपल यूजर को साइमल्टेनियसली एक ही गिवन टाइम में डाटा शो करवा सकते हो। जैसे आप एग्जांपल ले लो बोर्ड की वेबसाइट की या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की। जब रिजल्ट आता है तो कभी आगे से ऐसे ही शो हुआ है कि आप रोल नंबर लिखो तो लिखा हुआ नहीं जी अभी रिजल्ट शो नहीं हो सकता, अभी वेबसाइट कहीं बिजी है। हर बार जब आप रोल नंबर लिखो रिजल्ट फौरन सामने शो हो जाता है। रीजन क्या है कि वो जो सर्वर्स होते हैं, वो जो यूनिवर्सिटीज या वेबसाइट के सर्वर, जो बोर्ड के सर्वर होते हैं, वो मल्टी यूजर सिस्टम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे एक्सेस करें हो जाता है, मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे सेम डाटा को एक्सेस करें फिर भी हो जाता है। मैं फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे वीडियो, मैं कोई फॉर एग्जाम्पल मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, वो मिस्टर बी भी मूवी सेम मूवी देख सकता है, सेम चैनल से देख सकता है, मिस्टर सी भी सेम टाइम में देख सकता है, सेम फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। कभी ऐसे शो नहीं हुआ कि हाँ ये फाइल अभी कहीं और मसरूफ है, जो यूज़र है वो आप बाद में देखिएगा। या मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरा रिजल्ट आया है, तो उस रिजल्ट को मैं भी चेक कर रहा हूँ, मेरा भाई भी चेक कर रहा है, मेरे फैमिली में कोई और बंदा भी चेक कर रहा है। रिजल्ट सेम जगह पड़ा हुआ है, एक ही जगह पे एक ही फाइल है, लेकिन उसको मल्टीपल यूजर एक्सेस कर पा रहे हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट कहलाता है मल्टीपल यूजर। और जो सिस्टम इसको सपोर्ट करते हैं उनको हम कहते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टार्ट होने का पर्पस क्या था कि हमारे पास अगर यूजर एक टाइम पे सिस्टम को एक्सेस कर रहा है तो उस टाइम पे काफी वेट करना पड़ जाता था, एक सिंपल सा टास्क बहुत लेंथी हो जाता था। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी थी। और जितने भी सर्वर बने हैं वो एक्चुअल में उस आइडिया को माइंड में रख के बनाए गए हैं, ताकि यूजर जो है वो मल्टीपल यूजर सेम डाटा को एक्सेस करें, उनका टाइम कम लगे, उनकी एफर्ट कम लगे, और वो कम टाइम में वर्किंग परफॉर्म कर लें। जैसे आप बैंक की एग्जांपल ले लें, अगर हमारे पास एक बैंक है और उस बैंक में कोई पर्सन फॉर एग्जाम्पल पैसे ऐड करने गया, पैसे जमा करवाने गया, और बाकी 50 लोग हैं जो पैसे निकलवाने वाले खड़े हैं, तो वो अगर एक टाइम पे एक ही डाटा एक्सेस, और फिर यही होगा ना कि एटीएम में आप जाके कार्ड डालोगे और मैसेज होगा कि नहीं जी अभी तो अंदर कंप्यूटर बिजी है, वो फ्री हो ले तो फिर एटीएम से पैसे निकलेंगे। होता क्या है एक्चुअल में कि साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। अंदर 10 बंदे गए हुए हैं पैसे जमा करवाने के लिए, एटीएम बाहर जो एटीएम होता है वहां पे 50 लोग खड़े हैं, वो एटीएम से पैसे निकलवा रहे हैं, सारे काम सेम टाइम पे हो रहे हैं। एक्चुअल में कैसे हो रहे हैं, क्योंकि जो बैंक का सर्वर है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीपल जगह पे डाटा को शो करवा रहा है, और उसमें कोई आपस में क्लैश होने के चांसेस नहीं होते। समझाई कुछ बात की? जी आ रही है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट बता रहा है, यूजर विल यूजली सिट एट टर्मिनल और कंप्यूटर कनेक्टेड टू द सिस्टम वाया नेटवर्क। जो जी हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, इन कंप्यूटर्स को हम टर्मिनल कंप्यूटर कहते हैं, या फिर सिंपल आप क्लाइंट कह सकते हो। टर्मिनल कंप्यूटर हम उस कंप्यूटर को कहते हैं जिस कंप्यूटर के अंदर टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर मौजूद हो। ये सॉफ्टवेयर जब भी हम कोई फॉर एग्जाम्पल ओएस इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को अलाउ करता है कि आप एक्ट कर सको एज अ टर्मिनल, आप एक्ट कर सको एज अ क्लाइंट, और आप किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सके। जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर। A multi-user operating system varies from a connected single-user operating system in that each access the same operating system for different machines। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा है कि हमारे पास मल्टीपल यूजर हैं, वो डिफरेंट मशीन से, मशीन मतलब डिफरेंट कंप्यूटर से, एक सेम सर्वर को या फिर एक सेम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर।
नेक्स्ट थोड़ा सा बता रहे हैं इसके बारे में। द मेन गोल ऑफ डेवलपिंग अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू यूज इट फॉर टाइम शेयरिंग एंड बैच प्रोसेसिंग। टाइम शेयरिंग एंड बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? टाइम शेयरिंग का मतलब कि जिस तरह मैं अभी आपको एग्जांपल दी है ना, बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी की रिजल्ट की। अब बोर्ड का रिजल्ट आ गया तो उस टाइम अगर हमें ये शो हो कि जो जिस फाइल में रिजल्ट पड़ा हुआ है वो फाइल जो है वो बिजी है, वो अभी काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो फिर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बोर्ड या फिर एक यूनिवर्सिटी के अंदर हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं, तो उनका रिजल्ट देखने में फिर तो महीनों लग जाएंगे। लेकिन वो फाइल क्या होती है? वो फाइल मल्टीपल लोगों को अवेलेबल होती है, इवन जो बंदा भी ओपन करे उसके सामने ओपन हो जाती है। रीज़न क्या होता है कि वो फाइल सपोर्ट कर रही होती है टाइम शेयरिंग। वो इतनी फास्ट हमारे साथ शेयर होती है, एक्चुअल में वो कुछ यूजर को शो हो रही है लेकिन इतनी फास्ट होती है वर्किंग कि हमें लगता है कि हमने सर्च किया तो फौरन हमारे सामने रिजल्ट आ गया। एक्चुअल में क्या है कि वो फाइल शेयर्ड होती है, हमारी रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट अगेंस्ट रिस्पॉन्स आ गया। ये चीज़ कहलाती है टाइम शेयरिंग, कि यूजर को वेट ना करना पड़े, यूजर के पास वो फाइल फौरन से ओपन हो जाए, फौरन से जो जो भी उसने रिक्वेस्ट की है उस रिक्वेस्ट का फौरन से रिस्पॉन्स आ जाए। सेकंड होता है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? हम कंप्यूटर में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे काम डिफरेंट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंटिंग टास्क कर रहा हूँ, या मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ प्ले कर रहा हूँ, कोई मैंने वीडियो प्ले किया, कोई गेम मैंने ओपन किया, कोई मैंने फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट ओपन किया है। अब वो सारे प्रोसेस जो किसी एक तरह के हों या किसी एक डिवाइस से रिलेटेड हों, उनको हम कहते हैं बैच प्रोसेस। जिस तरह आप लोगों का बैच है ना, 2019 से 2023 तक, अब उस बैच में क्या है, सीएस के सारे लोग हैं, सारे लोग जो है सीएस के हैं, सारे लोग सेम बुक्स पढ़ रहे हैं, सारों को सेम टाइम पे पेपर होना है, सारों का सेम टाइम पे मिड होना है, सारों के सेम टाइम पे क्लास होनी है, वो सारे सेम है। सेम ऐसे कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे टास्क होते हैं जो एक ही तरह के होते हैं। अब वो जो एक ही तरह के प्रोसेस होते हैं उनका एक बैच बन जाता है, और वो एज अ बैच डील हो रहे होते हैं बैच प्रोसेसिंग के अंदर, कंबाइन कलेक्टिवली डील हो रहे होते हैं। The multi-user operating system is now often used in large organization, the government sector, education sector। मतलब तकरीबन आपके पास जो भी नए सिस्टम है वो सारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा नेक्स्ट बता रहे हैं कंपोनेंट्स में क्या वो इधर सारी वही उसने बात बताई है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। कंपोनेंट्स है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के, इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है रैम। रैम क्या होता है कि हमारे पास रैम इतनी फास्ट होनी चाहिए कि जो मल्टीपल यूजर की रिक्वेस्ट को डील कर सकती हो। रैम हमारे पास मेन मेमोरी है, उस दिन भी आपको समझाया था कि जो हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, किसी टाइम पे भी कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, वो टास्क रैम के बिना हो ही नहीं सकता। सबसे पहले वो जाता है रैम के पास। मतलब उससे पहले भी एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं जॉब पूल। सबसे पहले जाता है जॉब पूल में, जॉब पूल से उसको जब रैम मिलती है तो हम कहते हैं कि वो रेडी स्टेट में आ गया। फिर रेडी से रनिंग, रनिंग से वेटिंग या फिर एग्जीक्यूटेड स्टेट के अंदर जाता है। तो रैम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंपोनेंट्स मल्टी सिस्टम का क्या है? सबसे पहला जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो रैम से लिखा है। नीचे भी बहुत सारे हैं कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसने सबसे पहले टॉप पे लिखा है रैम। रैम हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर रैम शॉर्ट है, रैम थोड़े साइज की है, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम लाने का फायदे को नहीं है। रीजन क्या है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छी वर्किंग हो ही तब सकेगी जब आपके पास रैम अच्छी हो और वो रैम फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हो रही हो यूजर को। रैम आपने बहुत ज़्यादा साइज की लगा दी लेकिन वो अवेलेबल ही को नहीं यूजर को, यूजर जब जब रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है उस टाइम पे रैम अवेलेबल नहीं है, तो फायदा उस रैम का। रैम अच्छे साइज की हो, प्लस रैम जो है वो यूजर को अवेलेबल भी हो, जब यूजर रिक्वेस्ट जनरेट करे उस टाइम पे यूजर के पास शो भी हो। द फिजिकल मेमोरी प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम इज वेयर स्टोरेज अकर। जहाँ पर डाटा हमारा स्टोर होता है उसको हम फिजिकल मेमोरी कहते हैं, जो हार्ड डिस्क सिंपल आप कह लो, या फिर रैम या फिर मेमोरी कार्ड कह लो, या फिर यूएसबी कह लो, वो सारी फिजिकल मेमोरी होती है। अच्छा उसको कह रहा है कि हमारे पास इट इज ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो भी डाटा फिजिकल स्टोरेज में जाना है वो फिजिकल स्टोरेज से पहले रैम से होकर गुजरता है। मतलब कोई भी चीज़ आप, मैं कहता हूँ कि मैंने फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट से कोई फाइल मैंने डाउनलोड किया है तो वो हार्ड डिस्क में पहुंचने से पहले वो रैम से होकर जाएगी, क्योंकि वो उस टास्क को अलाउ ही सीपीयू ने तब करना है जब उसको रैम मिल रही होगी। द सिस्टम में rectify the data that is present in the main memory, so very execute so every executed program should be copied from physical storage to like hard disk to the main memory। जब भी किसी टास्क ने परफॉर्म होना है तो उसने
रैम से कॉपी होना है हार्ड डिस्क में, वर्किंग होने के बाद वापस उसने जाना है रैम में, और रैम से उसने जिस पोजीशन पे जाना है उस जगह पे जाता है। कह रहा है मेन मेमोरी डिटरमाइन एज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ओएस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम। रैम अच्छी होगी, साइज के अंदर ज्यादा होगी, तो आपका कंप्यूटर, आपका ओएस अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। सेकंड चीज है कर्नल। कर्नल हमारे पास क्या होता है, कर्नल एक और कोर कोर पार्ट है कंप्यूटर का। कर्नल हमारे पास बिल्ट इन, ना कोई हमें ऊपर से ना कोई इसको अलग से नहीं लगाना पड़ता, कोई एक अलग से चीज नहीं है सिस्टम के अंदर। मदरबोर्ड के ऊपर पहले से इसके अंदर वर्किंग होती है, इसका सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद है, इसका हार्डवेयर पहले से मौजूद है, जो उसने काम करना है वो पहले से मौजूद है। एक्चुअली में ये क्या करता है, मेन वर्किंग जो होती है उसकी उसके अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है। अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मेक यूज ऑफ कर्नल कंपोनेंट विच इज बिल्ट इन अ लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास आपको आइडिया होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है और लो लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर की होती है, तो कर्नल के अंदर पहले से वर्किंग लिखी जा चुकी है, जो उसकी उसने काम कैसे करना है, उसने कब एक्टिवेट होना है, कौन से काम उसने करने हैं, वो सारे पहले से उसको बताए जा चुके हैं। दिस component is embedded into the computer system main memory and may interact directly with the system hardware। ये आपके पास जो रैम होती है, मैं बता रहे मेन मेमोरी होती है, उसके अंदर पहले से डायरेक्टली एम्बेड होता है। अब कुछ जगह पे देखा जाए तो वहां पे कहते हैं कि ये रैम से अलग पार्ट है, लेकिन कुछ जगह पे ये भी कहते हैं कि रैम का ये हिस्सा है। जो भी चीज़ मतलब कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, एम्बेड का मतलब होता है कि उसके अंदर फिक्स होना, एक फिजिकल पार्ट है। और ये रैम के अंदर या रैम के करीब कुछ कंपोनेंट्स कंप्यूटर में ऐसे बताए जाते हैं जो होते सिस्टम के करीब हैं लेकिन एक्चुअल में अलग होते हैं, लेकिन काउंट वो सिस्टम का हिस्से ही होते हैं। जैसे सीपीयू है। अब सीपीयू के साथ हमारे पास एक चीज होती है कैशे मेमोरी। वो होती सीपीयू के बिल्कुल करीब है, लेकिन काउंट होती है कि वो सीपीयू के अंदर ही है, होती अलग है। सेम ऐसे यहाँ पे कर्नल भी है, होता रैम से अलग है लेकिन काउंट होता है कि रैम के अंदर ही है। तो ये रैम का हिस्सा ही समझा जाता है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट है। और इसके ऊपर पहले से ही लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कोडिंग लिखी जा चुकी होती है, किसने कब एक्टिवेट होना है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो पहले से इसके अंदर मौजूद होता है। ये भी रैम का अगर हिस्सा है तो obvious सी बात है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट चीज आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर हम कहते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हर कंप्यूटर के अंदर सीपीयू लाजमी होता है, सीपीयू होगा तो हमारा कंप्यूटर ऑन होगा, वर्क करेगा, जो प्रोसेसिंग वगैरह उसने करनी है। अगर सीपीयू ही नहीं है तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। सेम जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर भी सीपीयू का होना लाजमी है। और अगर सीपीयू सिंगल कोर होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कंप्यूटर स्लो काम करेगा। ऑक्टा कोर हो, आजकल जो हमारे पास सिस्टम है उनके अंदर ऑक्टा कोर प्रोसेसर आ रहे हैं, इवन कि उससे भी आगे प्रोसेसर आ रहे हैं। The CPU, the central processing unit of the computer, is sometime known as the brain of computer। कंप्यूटर का ब्रेन है, कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकेगा जब तक उसके अंदर सीपीयू नहीं होगा। रैम तो है, प्रोसेस स्टार्ट होगा, आएगा रैम के पास, लेकिन उस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है सीपीयू की मदद से। रैम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, रैम उसको आर्जी तौर पर स्टोर रखेगी ताकि जब सीपीयू मांगे सीपीयू को दे सके। एक्चुअल में एग्जीक्यूशन करनी किसने है, एग्जीक्यूशन सारी की सारी करनी है सीपीयू ने। नेक्स्ट है डिवाइस हैंडलर। डिवाइस हैंडलर क्या होता है, जितनी भी हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको हैंडल करना। डिवाइस रेडी स्टेट में है, डिवाइस डेड स्टेट में है, डिवाइस एक्चुअल में डिवाइस की क्या हालत है, क्या वो डिवाइस यूज हो सकती है, क्या वो डिवाइस कहीं पे बिजी है तो कितनी देर के लिए बिजी है, ये सारे काम इसके अंदर आ जाते हैं। ईच इनपुट and आउटपुट डिवाइस नीड इट्स डिवाइस हैंडलर। द डिवाइस हैंडलर प्राइमरी गोल इज टू प्रोवाइड ऑल रिक्वेस्ट फ्रॉम द होल डिवाइस रिक्वेस्ट क्यू पूल। जितनी भी रिक्वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास माउस है। अब माउस को इस्तेमाल करने की कहाँ कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, वो सारी चीज़ों को डील करना है डिवाइस हैंडलर ने। ये नहीं कि प्रोसेस वन है उसको भी माउस चाहिए, प्रोसेस टू है उसको भी माउस चाहिए, प्रोसेस थ्री है उसको भी माउस चाहिए। ओएस ये नहीं कि तीनों को एलोकेट कर दे। अब तीनों को एलोकेट करके फिर तो मिक्सअप हो जाएगा। ओएस ने डिटरमाइन करना है कि मुझे इन तीनों चारों प्रोसेस में से माउस पहले किसको देना है, कितने टाइम के लिए देना है। अगर वो टाइम फॉर एग्जाम्पल खत्म नहीं हो रहा तो और किसी उससे कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ गया तो क्या वापस देना है उससे। ये सारे काम ओएस डिसाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट है स्पूलर। स्पूलर ये आपने अगर कभी प्रिंटिंग की हो तो प्रिंटिंग में प्रिंट स्पूलर होता है, उसका काम क्या होता है कि वो एक्चुअल में सिंक्रोनाइजेशन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं प्रिंटर की एग्जांपल ले रहा हूँ। प्रिंटर में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल दो तीन जगह से इकट्ठी रिक्वेस्ट आ गई, कोई फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने की। फॉर एग्जाम्पल एक नेटवर्क था और उस नेटवर्क के अंदर एक ही प्रिंटर था और उस प्रिंटर के पास दो तीन जगह से रिक्वेस्ट आ गई है।
अब प्रिंटर डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैंने इन तीनों में से पहले किसको प्रिंट करना है। वहां पे काम करता है स्पूलर, जो सिंक्रोनाइज करता है, जो तरतीब देता है कि एक्चुअल में डॉक्यूमेंट प्रिंट कैसे करनी है। इसके अंदर एक और वर्किंग भी होती है कि फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, उस डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस, एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर 100 पेजेस हैं, उसका सीक्वेंस अरेंज करना ये भी स्पूलर का काम होता है, ताकि जो पेजेस प्रिंट होकर निकले वो सीक्वेंस में निकले। ये ना हो कि पहले पेज 1 प्रिंट हो, फिर पेज 19 हो, फिर पेज 81 हो, फिर पेज 7 पे आ जाए। सीक्वेंस में पेज निकलेंगे, भी स्पूलर इसको मेंटेन कर रहा होता है। क्लियर यहाँ तक? जी सर। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपके पास क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जो भी वर्किंग हुई पड़ेगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तकसीम कर देना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऐसे काम कर रहे होते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ मल्टीपल कंप्यूटर दैट इंटरेक्ट, कोऑर्डिनेट एंड सीम्स लाइक अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम टू द एंड यूजर। होते मल्टीपल सिस्टम में डिफरेंट जगह पे पड़े हुए हैं, डिफरेंट। इस तरह मैं एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल गूगल की। गूगल पे आप जब भी कुछ लिखो सब कुछ सर्च होके आ रहता है। अब रीजन क्या है? गूगल सारा काम एक जगह पर तो नहीं रखा रखा होगा उसने, एक बिल्डिंग में या फिर एक रूम में या फिर एक कोई उसने एरिया नहीं लिया होगा। मल्टीपल जगह पे उसके मल्टीपल कह लो कि ना, जैसे होते हैं ना, एक मेन ऑफिस होता है और फिर आगे उसके सब ऑफिस होती हैं, ब्रांच होती है। सेम ऐसी वो असली मल्टीपल कंट्रीज के अंदर मल्टीपल जगह के ऊपर लोकल जगह परचेज की होती है, और वो मल्टीपल जगह के ऊपर स्टोर किया होता है। जिस तरह कह लो ना एक लोकल, जिस तरह HBL है। अब HBL की मैं एग्जांपल लूँ तो मेन कराची में बैठा, कराची में पड़ा हुआ है सारा सर्वर वगैरह। लेकिन हर शहर में उन्होंने एक ब्रांच खरीदी हुई है, ताकि उधर के एम्प्लॉय वहीं पर डील हो जाए, हर बंदे को अपना काम करने के लिए कराची ना आना पड़े। ठीक है। वो मल्टीपल जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, लेकिन एक्सेसिबल ऐसी हो रहा है जैसे सारा कुछ एक ही है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सेकंड होता है टाइम स्लाइस सिस्टम। टाइम स्लाइस सिस्टम क्या होता है कि सबको सेम टाइम देना। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उस बंदे को फॉर एग्जाम्पल 5-6 जगह पे जाना है। अब वो सबको इक्वल टाइम दे रहा है, पहले बंदे के पास भी 1 सेकंड रुका है, दूसरे के पास भी 1 सेकंड रुका है, तीसरे के पास भी 1 सेकंड रुका है। ये क्या कर रहा है? ये टाइम को मैनेज कर रहा है, टाइम को डिवाइड कर रहा है कि 6 बंदे हैं, 6 में से कोई नाराज ना हो जाए, सबके पास जाना भी जरूरी है, और वो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा है। सेम ऐसे टाइम स्लाइस सिस्टम भी क्या होता है कि हर प्रोसेस के लिए वो टाइम को डिवाइड कर देता है, टाइम स्लाइस बना लेता है कि हाँ जी, पहला प्रोसेस इतना सेकंड, सेकंड प्रोसेस इतने सेकंड, थर्ड प्रोसेस इतने सेकंड, सारे चलते भी रहे, और सब में से कोई नाराज भी ना हो जाए। मतलब नाराज, वो खैर प्रोसेस तो नहीं होते, लेकिन OS की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि कोई प्रोसेस स्टारवेशन में ना चला जाए, कोई प्रोसेस फाका कशी में ना चला जाए कि हाँ जी मुझे तो टाइम मिल ही नहीं रहा, मैं चलते ही नहीं हूँ फिर। ठीक है। OS क्या करता है? सबको मैनेज करता है यूजिंग टाइम स्लाइस ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। जिससे मैंने अभी बात की है ना, सिंगल कोर, ऐसे हमारे पास डुअल कोर होता है, जिसमें CPU एक ही होता है, लेकिन उसमें चिप के अंदर दो CPU होते हैं। फिर डुअल कोर के बाद क्वाड कोर, फिर ऑक्टा कोर। यहाँ पे अगर देखें जो मेरे पास कंप्यूटर है, इसमें वो कह रहा है कि आपके पास 2.54 GHz के और 2712 MHz के दो प्रोसेसर हैं, दो CPUs हैं। और अगर मैं थोड़ी इसकी डिटेल में जाऊं तो वो कह रहा है कि आपके पास ये नीचे आ गया है 4 लॉजिकल प्रोसेसर। मतलब इसमें आपके पास टोटल डुअल कोर नहीं है बल्कि क्वाड कोर है। दो फिजिकल CPU हो गए और 4 लॉजिकल CPU हो गए। अब एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास ऐसा ऐसा सिस्टम जिसमें एक CPU, मतलब फिजिकली एक CPU नजर आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर लॉजिकल डिवीजन हुई होती है। चिप का साइज एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर लॉजिकल डिवीजन हुई होगी। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये CPU है, हर सिस्टम इतने साइज का CPU होगा। जो ये सिंगल कोर है, फॉर एग्जाम्पल डुअल कोर में क्या होगा कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा लॉजिकली। एक बन गया, ये वाला बन गया पहला CPU, ये बन गया दूसरा CPU। एक्चुअल में काउंट एक ही CPU होगा, लगा हुआ हमें एक ही नजर आएगा, लेकिन अंदर फॉर एग्जाम्पल उसकी डिवीजन हुई होगी। जैसे आप एक होता है ना, घर की एग्जाम्पल मैं आप देता हूँ आपको कि बाहर से घर एक ही नजर आ रहा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल दो भाई थे तो उनका आपस में उन्होंने डिवाइड कर लिया घर को दो हिस्सों में। सेम फिर ऐसे डुअल के बाद होता है क्वाड कोर। CPU का साइज वही है, लेकिन 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ऐसे ऑक्टा कोर साइज बढ़ता जाएगा, CPU उतने ही रहते हैं जो साइज में, लेकिन उसके अंदर लॉजिकल डिवीजन होती जाती है। तो जब भी एक से CPU बढ़ता है, अगर उसे हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम दो तरह से काम करता है। पहला काम क्या है कि फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसर 1 है, मैं प्रोसेस के अज्यूम कर लेता हूँ। प्रोसेस
एक प्रोसेस है, एक मैं प्रोसेस नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जॉब है, थोड़ा इजी हो जाएगा। जॉब वन है, उसको पहला प्रोसेसर डील कर रहा है, पहला सीपीयू डील कर रहा है। फिर जॉब टू है, उसको दूसरा सीपीयू डील कर रहा है। जॉब थ्री है, उसको तीसरा सीपीयू डील कर रहा है। जॉब फोर है, उसको चौथा सीपीयू डील कर रहा है। ऐसे करके हमारे पास हर जॉब को अलग सीपीयू डील कर रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल जॉब्स हों और मल्टीपल सीपीयूज हों, मतलब सीपीयू ओवरऑल एक ही है लेकिन अंदर वो मतलब अंदर जो लॉजिकल डिवीजन है, मल्टीपल जॉब्स थी, मल्टीपल सीपीयू थे, साइमल्टेनियसली चला रहा होता है। चार प्रोसेस इकट्ठे मतलब एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अगर ऑक्टा कोर है तो उसमें आठ प्रोसेस इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एक दूसरा सीक्वेंस भी होता है, उसमें क्या है कि जॉब एक ही है, प्रोसेस एक ही है, लेकिन उस प्रोसेस वो प्रोसेस है थोड़ा हैवी। तो फिर क्या करेगा मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करेगा कि उस प्रोसेस को डिवाइड कर लेगा छोटे छोटे हिस्सों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक काम है काम बहुत लेंथी है, मतलब कि बंदा एक ही था, लेकिन उसको मतलब कि जॉब एक ही थी लेकिन आगे से बंदे बहुत सारे थे उसको काम करने वाले। तो उन्होंने क्या करना, काम आपस में डिवाइड कर लिया। थोड़ा सा काम एक बंदा कर रहा है, थोड़ा सा काम दूसरा बंदा कर रहा है, थोड़ा सा काम तीसरा बंदा कर रहा है। और जब मिलकर करेंगे तो काम जल्दी फिनिश हो जाएगा। अगर वो एक बंदा करता, पॉसिबल है उसके 8 घंटे लग जाते, लेकिन 8 लोगों ने मिलकर काम किया तो वो सारा काम 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टी मल्टी जो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो दो तरह से काम करते हैं। एक तो सही है कि सिंपल सा उन्होंने सीक्वेंस बना दिया कि हर सीपीयू ने एक काम करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल जॉब बिल्कुल नहीं है तो सीपीयू फ्री बैठा हुआ है। अब उसमें मसाइल क्या बनते हैं कि जो सीपीयू होता है उसने 100% अवेलेबिलिटी शो करनी होती है। 24/7 अगर कंप्यूटर चल रहा है तो 24/7 सीपीयू चलना चाहिए। सीपीयू 100% यूटिलाइज होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे सीपीयू 100% यूटिलाइज नहीं हो रहा तो हमारे अक्सर सिस्टम सिर्फ इसी बात को सोच सोच के हैंग हो जाते हैं कि क्या वजह बनिया कि सीपीयू इस्तेमाल नहीं था हो रहा, कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन 100% से कम हो गई है। वो रीजन क्या होता है कि वो इस पहले वाले जो तरीकाकार उस पर काम कर रहे होते हैं। और सेकंड मेथोडोलॉजी क्या है कि उसमें कोई एक प्रोसेस है लेकिन वो है हैवी प्रोसेस। वो फॉर एग्जाम्पल लेंथी प्रोसेस है, वो जल्दी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तो मल्टीपल सीपीयूज फ्री पड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे आपस में डिवाइड कर लेंगे काम को और काम जल्दी फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ टू वर्क विद द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। वो मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा बता दिया है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे नहीं कि बस मल्टी यूजर है तो बस ठीक है सारा कुछ उस पर छोड़ दें। उसको डील उसका इस तरह करना होता है कि वो मल्टीपल यूजर्स की रिक्वेस्ट को डील कर सके, मल्टीपल यूजर की रिक्वेस्ट को एवेलुएट कर सके। ये ना हो कि किसी एक यूजर की रिक्वेस्ट को तो फौरन से रिस्पॉन्स कर रहा है लेकिन बाकी 50 यूजर बैठे हुए हैं और वो उनको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। मतलब मैं कहता हूँ कि एक बंदा है वो गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट ओपन कर रहा है, उसके पास रिजल्ट फौरन से शो हो रहा है, बाकी सारे बैठे हुए हैं वो उनके पास लोडिंग नहीं हो रही, उसके पास सर्वर बिजी आ रहा है या फिर उसके पास कोई और एरर आ रहा है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा हो कि वो हर यूजर की रिक्वेस्ट को सेम सेम टाइम में सेम एफिशिएंसी के साथ डील करे। नेक्स्ट हमारे पास है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या इसकी खसूसियात हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। सबसे पहली क्वालिटी है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे कंप्यूटर के साथ लगी हुई कोई भी चीज़ रिसोर्स कहलाती है। चाहे वो कीबोर्ड है, चाहे वो माउस है, चाहे वो हार्ड डिस्क है, चाहे वो हार्ड डिस्क में पड़ी हुई कोई फाइल है, चाहे वो कोई प्रिंटर है, चाहे वो कोई स्कैनर है, वो सारी चीज़ें कहलाती हैं रिसोर्स। मल्टी यूजर का मेन फायदा क्या मिलता है, रिसोर्स शेयरिंग। प्रोसेस वन ने कहा मुझे प्रिंटर चाहिए, वो पहले यूजर के पास था। एक और सेकंड यूजर है, उसके उसने भी कहा कि मुझे प्रिंटर चाहिए। अब जो आपके पास सर्वर है, सर्वर फास्ट होता है। जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फास्ट होता है नॉर्मल कंप्यूटर के मुकाबले में। वो उनको ऐसे डील करेगा कि पहले यूजर को और दूसरे यूजर को दोनों को डील करेगा। वो इतना फास्ट वर्क करेगा कि उस यूजर को फील भी नहीं होगा कि इसकी रिक्वेस्ट पहले डील हुई है। दोनों को ऐसे ही लग रहा होगा कि मेरी रिक्वेस्ट फौरन से डील हो गई है। एक्चुअल में उसको मैनेज किसने किया होगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ने। मैंने रिजल्ट सर्च किया, मेरे सामने रिजल्ट आ गया। आपने सर्च किया, आपके सामने रिजल्ट आ गया। अब आपको फील होगा कि मेरा रिक्वेस्ट गूगल ने बड़ा जल्दी रिस्पॉन्स किया है, मुझे फील होगा कि मेरी रिक्वेस्ट को गूगल ने बड़ा जल्दी रिस्पॉन्स किया है। लेकिन एक्चुअली में गूगल बहुत फास्ट है, हमारे लैपटॉप से, हमारे कंप्यूटर से, हमारे मोबाइल से बहुत फास्ट है। इसलिए जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है वो उसको फौरन से रिस्पॉन्स कर देता है। ये सेम मेन इसका मेन पर्पज है, ये होता है रिसोर्स शेयरिंग। रिजल्ट पड़ा हुआ कहाँ पे है, उधर डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज है। स्टोरेज से डाटा आपको भी शो हो रहा है, मुझे भी शो हो रहा है सेम टाइम पे। ये चीज क्या है, रिसोर्स शेयरिंग। सेकेंड है पॉइंट, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है, एक
प्रोसेस को हम एक टास्क कहते हैं। एक प्रोसेस में मल्टीपल टास्क हो सकती हैं। प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ प्रिंटिंग, मैंने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल टास्क हो सकते हैं। फाइल को ओपन करना, फाइल को व्यू करना, फाइल को प्रिंट व्यू में लेके जाना, फाइल के जो प्रिंट व्यू के अंदर सेटअप है उसकी सेटिंग करना, ये मल्टीपल टास्क हो सकते हैं। मल्टीपल प्रोसेसिंग के अंदर एक फायदा सबसे बड़ा क्या मिलता है कि मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एक ही गिवन टाइम के अंदर चल सकती हैं। यही मेन इसका पर्पज है कि बहुत सारे टास्क एक ही टाइम पे एवेलुएट हो सकते हैं, चल सकते हैं। ये सबसे बड़ा बड़ा इसका फायदा है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग क्या होती है कि फ्रंट पे यूजर काम कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में वो मल्टीपल टास्क ऐसे होते हैं जो यूजर के करने वाले होते हैं, लेकिन वो उसको पता भी नहीं चलने देता और वो बैकग्राउंड में परफॉर्म हो जाते हैं। फ्रंट एंड पे एक टास्क हो रहा, लेकिन बैकग्राउंड में मल्टीपल टास्क वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर देता है, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। यूजर फ्रंट एंड पे उसको कुछ ही हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में उसी का कोई टास्क है जो वो परफॉर्म कर देता है। टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि एक यूजर ने रिक्वेस्ट डील किया, उसकी रिक्वेस्ट फौरन से एवेलुएट कर दी सिस्टम ने, लेकिन दूसरा वेटिंग में लगा हुआ है। टाइम शेयरिंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? टाइम को शेयर करता है, सबके साथ इक्वल डिवाइड करता है। जैसे होते हैं ना, घर के बुजुर्ग होते हैं, वो किसी एक के पास अगर आके बैठ जाए, दूसरा कहता है कि सारा दिन उसके पास ही बैठे रहते हैं, मेरे पास तो आते नहीं है। सेम ओएस क्या करता है कि ये किसी को फीलिंग होने देता कि मैं इसको डील नहीं किया, वो टाइम को शेयर कर देते हैं। वो टाइम इतना फास्ट शेयर करते हैं कि यूजर को फील भी नहीं होता कि मेरे साथ हुआ क्या है, कि मैंने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर कोई डिले आया है या मेरी रिक्वेस्ट इतने टाइम के बाद डील की गई है। यूजर को ऐसे ही फील होता है कि मैंने रिक्वेस्ट की और मेरी रिक्वेस्ट फौरन से डील हो गई है। ये रीजन इसका मेन क्या होता है? टाइम शेयरिंग। अच्छा, नेक्स्ट है इनविजिबिलिटी। इनविजिबिलिटी में क्या होता है कि ओएस के मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो यूजर को फ्रंट एंड पे शो ही नहीं होते, लेकिन वो बैक एंड पे चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैकअप करना, फॉर एग्जाम्पल किसी कोई एरर आ गया, उस एरर को रिजॉल्व करना, ये बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, वो इनविजिबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास सबसे फेमस एग्जाम्पल है यूनिक्स। यूनिक्स में सबसे बेस्ट हमारे पास जो ओएस है वो हमारे पास यूबंटू है, और उसी को हमने इंस्टॉल भी करना है। जब जब हम वर्किंग परफॉर्म कर रहे होंगे, हमने सोलेरिस या फिर हमने यूबंटू ओएस है उसको इंस्टॉल करना है, ताकि हमें थोड़ा बहुत इसका आइडिया भी मिले। ये एक आप एग्जाम्पल कर लीजिएगा तो हमें बाकी सारी चीज़ों क्लियर हो जाएगा। यूबंटू मैं दिखाता हूँ आपको। यूबंटू ओएस इस तरह का होता है, मतलब अभी ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मिल रहा है और कमांड लाइन में अवेलेबल है। इसको हमने इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर, और इसके ऊपर फिर हमने सारा इसको एवेलुएट करना है, कमांड्स वगैरह लगा के देखना है कि कैसे काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट इसके एडवांटेज एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, फिर फिनिश करते हैं। एडवांटेज वैसे कुछ हमें आइडिया होगा होगा एडवांटेज क्या है, देख लेते हैं इनको। अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी यूज इन द प्रिंटिंग प्रोसेस टू अलाउ मल्टीपल यूजर टू एक्सेस द प्रिंटर, ये हमने पढ़ ली बात। वन on a single computer system, several user can access the same copy of the document। जैसे मैंने अभी रिजल्ट का आपको एग्जांपल दिया, रिजल्ट पड़ा हुआ है गुजरन वाला बोर्ड के सर्वर पे, जितने यूजर मर्जी देखे रिजल्ट को। कभी गूगल जो गुजरन वाला बोर्ड का सर्वर है वो आगे से कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं जी अभी फाइल 20 के बाद में आना, हर टाइम फौरन से रिजल्ट शो कर देगा। जैसा ये मैं अभी नोट्स मैंने ओपन किया हुआ है, ये नोट्स भी एक वेबसाइट है, वहां से मैंने ओपन किया, जावा टी पॉइंट। अब जावा टी पॉइंट पे हजारों लोग देख रहे होंगे सेम टाइम पे, पॉसिबल है इस इन नोट्स को। कभी से आगे जावा टी पॉइंट ये नहीं कहेगा नहीं जी अभी फाइल बिजी है बाद में आना। इफ वन कंप्यूटर फेल इन इट्स ओन नेटवर्किंग इन इट्स ओन नेटवर्क सिस्टम, द एंटायर सिस्टम डज नॉट कम टू हाल। अगर एक कंप्यूटर खराब होगा तो सारा नेटवर्क जाम नहीं हो जाएगा, बाकी सिस्टम वर्क करते रहेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। मतलब मैं भी रिजल्ट चेक कर रहा था, आप भी रिजल्ट चेक कर रहे थे, आपकी पूरी क्लास रिजल्ट चेक कर रही थी। मैं कहता हूँ कि मेरा लैपटॉप बंद हो गया, बैटरी लो हो गई, तो इससे बाकी नेटवर्क में फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी अपना रिजल्ट चेक कर सकती हैं। वहाँ पे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम उनको रिस्पॉन्स कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, इनको देख लीजिएगा। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप इसकी देख सकते हो। टिकट रिजर्वेशन सिस्टम, ये एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल 50 लोग हैं जो डेली जाते हैं, 50 लोग हैं जो डेली आते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में।
तो जो टिकट रिजर्व कर रहे होते हैं, ऑनलाइन सारा काम होता है। इधर से घर बैठे हमने वेबसाइट को ओपन किया और हमने कहा जी हाँ जी हमने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल दुबई जाना है, ये दूसरा कहता नहीं मैंने यहाँ से फलां कंट्री में जाना है। वो टिकट रिजर्व कर रहे हैं, वो सारे जो सर्वर हैं वो उन यूजर को हर टाइम पे 24 घंटे अवेलेबल है। ये नहीं कि वो रात को अगर हमने ओपन किया तो रात को आ जाए मैसेज करिए अब हम सोए हुए हैं। वो 24/7 अवेलेबल है, मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? वायरस अटैक्स अकर्स, इसमें क्या होता है कि अगर वायरस फॉर एग्जाम्पल सर्वर पे वायरस का अटैक होगा तो वो जितने यूजर उस सिस्टम को एक्सेस करेंगे वो सब में वायरस आने के चांसेस होती हैं, क्योंकि वायरस फैलने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? नेटवर्क्स होते हैं। नेटवर्क्स में सबसे ज्यादा वायरस आते हैं। इफ अ वायरस हिट्स वन कंप्यूटर इट सेपरेट्स टू द एंटायर नेटवर्क, एक जगह पे वायरस ने अटैक किया तो वायरस आगे भी बड़े इजीली फैल सकता है अगर आप मल्टीपल यूजर उस नेटवर्क का अगर हिस्सा हो तो। ऑल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड पब्लिकली। अब इसमें एक और डिसएडवांटेज क्या है कि सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक है। अगर हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं तो हैकर क्या कर सकता है कि वो मल्टी यूजर उसी जो मल्टी यूजर कंप्यूटर है उसका हिस्सा बने और उसको इस्तेमाल करते हुए किसी एक यूजर का डाटा एक्सेस कर ले। हैकर जो ऐसे कर सकते हैं क्योंकि उनके पास थोड़ी सी अलग इन्फॉर्मेशन होती है, वो थोड़े मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और वो डाटा को हैक इजीली कर सकते हैं जब नेटवर्किंग के अंदर आ जाती है चीज़। वो चाहे आपके पास मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो या आपके पास सिंगल यूजर हो, जब भी कोई सिस्टम नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है तो उस टाइम हैकर के अटैक करने के चांस बढ़ जाते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स ऑन अ सिंगल कंप्यूटर मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल यूजर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरा ये कंप्यूटर है, इस पे मैं भी लॉग इन हूँ, मेरा मेरा भाई का अकाउंट भी लॉग इन है या मेरे किसी और रिलेटिव का अकाउंट भी लॉग इन है, किसी फ्रेंड का अकाउंट भी लॉग इन है, तो मेरे प्राइवेसी इशू होता है। चाहे हैं सारे आपस में जानने वाले ही हैं, लेकिन प्राइवेसी इशू फिर भी रहता है, किसी और का डाटा किसी और के पास शो ना हो जाए। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के। बाकी ज़्यादातर इसके एडवांटेजेस ही हैं। ये टिकट रिजर्वेशन वाली आप एग्जाम्पल कर लीजिएगा और बाकी इसके एडवांटेज लाजमी देख लीजिएगा एक दफ़ा। कोई चीज़ अगर समझ ना आई तो पूछ लीजिएगा।